Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 14 of software project management. In the last lecture we covered different software life cycle models and their case studies. Last lecture में हमने अपनी जितने भी डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स से उनको डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। फिर अगर आपने कोई एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 13 मैंने आपको कुछ डिफरेंट केस स्टडीज, आई थिंक 4 केस स्टडीज करवाई थी, और उन केस स्टडीज़ में आपको ये बताया गया था कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टेक्निक्स तो आप सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो आपको बुक से भी मिल जाती हैं, लेकिन बीइंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो यही रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको हर सिचुएशन में आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं मार्केट में, आपको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्लाइंट्स मिल सकते हैं, दे हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, ठीक है, एक जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो होता है कि उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, उनके लिए सूटेबल डिज़ाइन, ठीक है, और मॉडल बता सके। अब सूटेबल मॉडल को पिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए डेफिनेटली आपको जितने भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उन तमाम का पता होना चाहिए। हर एक मॉडल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए। फिर आपको जब वो तमाम पता होंगे तो फिर आप उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, फिर आप उनको देखेंगे, अच्छा इनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस मॉडल में तो ये फुलफिल नहीं होते। जिसमें आपके ज़्यादा एडवांटेजेस कवर हो रहे हैं आप उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कम से कम उनकी रिक्वायरमेंट्स में जो हैं उसमें कम से कम उस मॉडल में डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं और एडवांटेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए और चूज़ करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम अपना जब मॉडल प्लान करते हैं उसमें हम अपनी प्रोजेक्ट टीम देखते हैं, ठीक है, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, ठीक है, फिर एक तो आपकी होगी आपकी टीम का क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हमने डिफरेंट चार्ट्स बनाए थे और उनमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन बनाए थे। वो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें और भी क्वेश्चन ऐड अप हो सकते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके अवेलेबल हैं डिफरेंट बुक्स में, इंटरनेट में डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चन और भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन एक जनरल क्राइटेरिया जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे के सारे एक चार्ट बना के दिया था, और उन तमाम चार्ट्स में डिफरेंट क्वेश्चन से। अगर आपने लास्ट लेक्चर की केस स्टडीज़ नहीं की तो काइंडली उसको दोबारा फिर करें अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो वहाँ तक आपको प्लानिंग के बारे में अब 100% समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि अब हम प्लानिंग के आज के लेक्चर के बाद फिर हम प्लानिंग की क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाएंगे कि प्लानिंग की जो क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स हैं वो क्या क्या स्टेप्स हैं और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह की जाती है। तो यहाँ तक जो आपके प्लानिंग के स्टेप्स हैं कि जो आपकी प्लानिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए जितने भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उनको आप डिटेल में पढ़ें, उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज को डिस्कस करें। और बेसिकली जो आपका टास्क है वो ये है कि आप डायग्नोस्ट, आप एक सर्जन के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके डिफरेंट टेस्ट करके आपकी बीमारी को डायग्नोस्ट करता है, ठीक है, आपको ट्रीटमेंट देता है। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को देख के डिफरेंट मॉडल उसके जहन में हैं, ये मॉडल्स हैं, वो आपको, ठीक है, वो जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाता है सिस्टम डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो वो उसको मॉडल बताता है कि ये मॉडल चूज़ करना है। अब ये सारी चीज़ें आप मॉडल तभी चूज़ कर सकते हैं, मॉडल तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपको तमाम मॉडल्स की डिटेल ड्रॉबैक और एडवांटेजेस पता हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी कि प्लानिंग क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या हैं, ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट को किस तरह प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला
अपनी प्रोजेक्ट को इवेलुएट कैसे करते हैं, इवेलुएशन कैसे होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। लेकिन जब आपने प्लान कर लिया तो आपने अब उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, उसको इवेलुएट भी करना है, क्या उसकी इवेलुएशन ठीक है, ठीक है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को, ईच प्रोजेक्ट इज इवेलुएटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। अब आपके पास किसी भी देखिए, आपने किसी को एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, उसने आपको सारा का सारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दे दिया, सारा का सारा बना के दे दिया। अब उसको आप इवेलुएट तो करेंगे ना, जब पेमेंट करेंगे तो क्या चेक करेंगे आप कि उसने क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी उसने फुलफिल की हैं, ठीक है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट रह तो नहीं गई आपकी, ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया है इवेलुएशन का, वो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है, लेक्चर है, वो इसी चीज़ पे बेस करता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का इवेलुएशन क्राइटेरिया क्या होता है, वो किस तरह किन किन पैरामीटर्स के ऊपर बेस करता है, किसी भी प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से जो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को इवेलुएशन करने के लिए देयर आर 3 मेजर पैरामीटर्स। एक तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसमें जो आपकी मैनेजमेंट है, जो बाकी डिज़ाइनिंग है, ये इशू। दूसरा टेक्निकल इशूज से, और तीसरा इकोनॉमिकल इशू से। ये कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो इन 3 फेसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। एक तो आपका, अभी हम इनको आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और इकोनॉमिकल, ये 3 आपके पैरामीटर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए। अब हम इनको 1 बाय 1 तमाम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर है, ठीक है, वो आपके पास है स्ट्रेटेजिक असेसमेंट कि प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम, कि जितने भी आपका प्रोजेक्ट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड सेम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, कि उसके कुछ गोल्स होंगे, ठीक है, उन गोल्स के ऊपर वो बेस कर रहा होगा। वो कौन कौन से गोल्स हैं, ठीक है, उन गोल्स को आपने अचीव कैसे करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट सेलेक्टेड ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड टर्न टू देम, कि कितने गोल्स हैं, ठीक है, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, ठीक है। अब गोल्स को अचीव करने के बाद सक्सेस रेट क्या आया, ठीक है, फेलियर रेट क्या रहा, ठीक है। ये सारी जितनी भी प्लानिंग है, ये सारी की सारी हम अपनी स्ट्रेटेजिक की जो असेसमेंट है उसमें हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है वो रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। देखें, जब भी आप किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग की बात करते हैं, किसी भी, मैं एक क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें एट द एंड ऑफ डे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट बहुत लायक है, ये बहुत नालायक है। नो, हमारे पास उनको, आप स्टूडेंट को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा है हमने एक, ठीक है। आप लेक्चर्स सुनते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपको डिफरेंट नंबर ऑफ क्विज़ेस दिए जाते हैं, आप वो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस करते हैं, फिर आप उनकी मार्किंग होती है, फिर आप मिड टर्म देते हैं, फिर आपके सेशनल के रिजल्ट्स आते हैं, फिर आप फाइनल पेपर देते हैं, कुछ आपकी क्लास प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ आपके क्लास प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन तमाम की जो आपका टीचर है उनको इवैल्यूएट करता है और एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया बनाता है। एट द एंड ऑफ डे एक लिस्ट बनती है फाइनल कि इस स्टूडेंट का CGPA 3.8 है, इसका 3.7 है, इसका 2.5 है। तो हम उस क्राइटेरिया से कहते हैं कि इस बच्चे ने क्लास में टॉप किया, ये सबसे ज़्यादा लाइक बच्चा है इस क्लास का, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। तो हमने एक अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया डिफाइन किया। वो क्राइटेरिया, उसमें हमने मिड टर्म्स रखे, उनके मार्क्स का वेटेज रखा, असाइनमेंट्स रखी, क्विज़ेस रखी, प्रोजेक्ट्स रखे, क्लास पार्टिसिपेशन रखी, क्लास की अटेंडेंस रखी, ठीक है, और उसमें फाइनल पेपर रखा। तो उस क्राइटेरिया को बनाने के, अब मैं कहूँ कि वैसे अगर मैं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर कोई टेस्ट ना लूँ, कोई मिड टर्म ना हो, कोई असाइनमेंट ना हो, कोई क्विज ना हो, फिर तो किसी को फेल या पास नहीं किया जा सकता। हमें क्या पता कि इस क्लास में लोगों ने कितना पढ़ा है। तो इसी तरीके से जो आपकी स्ट्रेटेजिक जो असेसमेंट होती है या जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स। अब वो जो आपके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं कि आप उसको किस तरीके से कैसे
इवेलुएट करेंगे। हम बात क्या कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिक असेसमेंट रिक्वायर स्ट्रेटेजिक प्लान। आपको अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आपकी क्लास में हमने एक प्लान रख दिया ना, हर एक को पता है कि 2 मिड टर्म है, एक फाइनल है, 4 5 6 7 आपके असाइनमेंट्स हैं, कुछ क्विज़ेस हैं, ठीक है। ये आपका एक प्लान अब दे दिया। अब यहाँ पे डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन तमाम को डिफाइन किया जाए कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने अचीव करने हैं। डिफाइन प्रोग्राम एंड प्रोग्राम गोल कि उस प्रोग्राम को डिफाइन करें और उस प्रोग्राम के जितने भी गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं और वो करें, और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट की असेसमेंट करें। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम डायरेक्टिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स फॉर परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, ठीक है। अब आपके पास जितने भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपना एक मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम आपकी प्रोग्राम डायरेक्शन का कि इसको किस तरह लेके चलना है, इसके मॉड्यूल्स कितने हैं, इसके फेसेस कितने होंगे, सारी चीज़ें देखती है। और एंड एग्जीक्यूटिव फॉर परफॉर्मिंग वो उन प्लान को जो उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है। इफ नो प्रोग्राम प्लान प्रोजेक्ट evaluated with context of organization overall business objectives, ठीक है। ये बड़ा important point है, ठीक है, कि if no program plan project evaluated with context of organization overall business objectives। तो ये आपके पास जो फर्स्ट क्या हो गया, ये आपके पास आपकी स्ट्रेटेजिक के असेसमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जिस तरह प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वैसे ही आपके पास एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है। थर्ड पार्टी डेवलपर्स मस्ट आल्सो कैरी आउट स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसको हम RFP कहते हैं भी हैं। बाद हम उनसे डिमांड करते हैं तो हम उसको RFP कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स हैं मस्ट आल्सो कैरी आउट स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। जो आपका स्ट्रेटेजिक और जो आपकी ऑपरेशनल उसका जो पूरा प्रपोजल है, ठीक है, वो भी कैरी आउट करते हैं टू इंश्योर प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट विद देयर ओन स्ट्रेटेजिक प्लान, कि वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट का अपना स्टार्ट में जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था उसी को फोकस किया जाए और उसी के ऊपर रह के काम किया जाए। Is project consistent with the other plan and are going projects in portfolio in terms of competition with resources and specialization etc. कि देखें is project consistent with the other plan and ongoing projects in portfolio in terms of competition with resources और स्पेशलाइजेशन एटसेट्रा, ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ये पोर्टफोलियो जो ये आपके पास हमने जो बात की थी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, देन आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें क्या था, टेक्निकल असेसमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने टेक्निकल पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट असेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। देखें अब आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास एक टेलीकॉम कंपनी का एक मोबाइल सेलुलर सिस्टम, आपने जब लास्ट टाइम ये केस स्टडी जो लास्ट लेक्चर में देखी थी, एक केस स्टडी उसको कंप्लीट करना है। तो अगर आपके पास उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सर्टेन स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है वो ही अवेलेबल नहीं है, या अगर हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको किस तरह असेस करेंगे, उसको किस तरीके से करेंगे। जिस तरह हमने इन द स्टाफ हमने ये कहा था कि हमारे पास एक कंप्यूटिंग ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल में 3 पैरामीटर्स होते हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो जब तक ये तीनों की रिलेशन नहीं होंगी आप काम नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब हम अपना प्रोजेक्ट असेस करते हैं तो प्रोजेक्ट असेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल कि असेसमेंट के जो उस एक सर्टेन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके पास रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम टेक्निकल असेसमेंट में देखते हैं। Then strategic information system plan places limitations on the nature of solution that might be considered
कि जो आपके पास स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लान है, वो आपने जब उसको प्लेस करना है तो लिमिटेशंस ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन दैट माइट बी कंसिडर कि आपने किन किन सिस्टम्स को, आपके जो नेचर है सोल्यूशन की, किन किन सिस्टम को, किन किन लिमिटेशंस को कंसिडर करना है। अफेक्ट कास्ट ऑफ सोल्यूशन, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब यहाँ कुछ मैथमेटिकल टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होना शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बेस बना रहा था आपकी, ताकि आपकी टेक्निकल आप पहुँचें। तो अब अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कोई ऐसा का कोर्स, अगर कुछ स्टूडेंट ने माइट बी कम किया हो, FA किया हो या कम या B.Com किया हो, तो उसमें अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हो, तो उसमें हम एक कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अभी हमें इसमें भी आपसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। उसकी वजह यह है कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करने के लिए। तो वो जो अफेक्ट कास्ट ऑफ सोल्यूशन है, उसमें हम अपना कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास हमें 5 मिलियन मिल रहा है और हम 8 मिलियन लगा रहे हैं, तो हम तो 3 मिलियन में लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी कास्टिंग भी कैलकुलेट करनी है कि एट द एंड ऑफ डे अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो बजाय प्रॉफिट के आप लॉस में तो नहीं जा रहे या ब्रेक इवन पे तो नहीं जा रहे। अब वो चीज़ें कोई आप मैजिक तो है नहीं कि आप फॉरन असेस कर लेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आप यूज़ करेंगे ना। कि आपको अब आपको क्या पता कि मैं जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो उसका सक्सेस रेट क्या होगा, उसका फेल रेट क्या होगा, और कास्ट एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने कंपनी को एक जो अपने प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल सबमिट किया है वो 5 मिलियन का किया है, ठीक है। जब एट द एंड ऑफ डे आप उसको कंप्लीट करते हैं, वो 5.5 मिलियन में चला जाता है, तो आप तो बजाय अर्निंग के आप 0.5 मिलियन लॉस में चले गए। तो ये टेक्निकल जो असेसमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हम जब प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हैं, इसीलिए टेक्निकल स्ट्रेटेजिक ये सारी चीज़ें करते हैं, ताकि हमारा सक्सेस रेट हो, हम फेलियर रेट की तरफ ना जाएं। अब थर्ड जो लास्ट है कि फर्स्ट आपका जो था वो आपकी स्ट्रेटेजिक असेसमेंट थी, सेकंड आपकी टेक्निकल असेसमेंट हो गई, और जो थर्ड आपकी असेसमेंट है वो आपकी इकोनॉमिक असेसमेंट है, ठीक है। कि इकोनॉमिकल जो है कि असेसिंग द बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू कास्ट। कि देखें कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं। आपके पास अगर एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, आप एक यूज़र को कहते हैं कि मैं टर्न की सोल्यूशन, टर्न की का मतलब ये होता है कि स्क्रैच से फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट तक जाना, कि स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया और आप फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट की तरफ गए हैं, तो इसको हम टर्न की कहते हैं, ठीक है। तो अब आप उसको जो टर्न की सोल्यूशन देते हैं, कि आप कहते हैं कि ठीक है कि उसके अंदर आप उसमें असेसिंग द बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट। बेसिकली आपने ये उसको देखना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको प्रॉफिट कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से ही अच्छा ये इतने का हो जाएगा, ये इतने का आ जाएगा, नो, क्योंकि वो फिर आपका रिस्क इंक्रीज कर देगा अगर आपका टूवर्ड्स फेलियर की तरफ जा सकता है आपका प्रोजेक्ट। तो इसलिए जो हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट की जब हम इकोनॉमिक असेसमेंट करते हैं, तो इकोनॉमिक असेसमेंट के अंदर हम क्या कहते हैं कि असेसिंग द बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, कि जो आपकी कास्टिंग है हम उसके साथ उसको देखते हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक असेसमेंट। अब बहुत सी कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, किस तरह किया जाता है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। कैश फोरकास्टिंग, कैश फोरकास्टिंग होती क्या है, किससे की जाती है प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के अंदर। कास्ट बेनिफिट
इवेल्युएशन टेक्निक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका कितना टाइम लगेगा। हम ये इसको जो आप कास्ट बेनिफिट करते हैं कि एक तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है और एक विद साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, पे बैक पीरियड कितना है, रिटर्न आर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लास्ट टाइम भी मैं बार बार कह रहा था ROI। वो ROI क्या चीज़ थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपको रिटर्न कितना आएगा, नेट प्रेजेंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम अपनी इकोनॉमिक जो असेसमेंट है उसमें करते हैं। तो भी हम इन तमाम चीज़ों को आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कास्ट बेनिफिट एनालिसिस किस तरह करना है, कैश की फोरकास्टिंग किस तरीके से करनी है, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पे बैक पीरियड क्या होता है, ROI क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है, इंटरनल रेट ऑफ आपका रिटर्न क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक असेसमेंट में आती हैं। और अभी मेरे को 1 बाय, तो अभी आपने 3 पैरामीटर्स देख लिए। पहला तो हो गया आपका स्ट्रेटेजिक, सेकंड आपका टेक्निकल, एंड थर्ड वाज इकोनॉमिक असेसमेंट। अब हम इसमें जो कैश फोरकास्टिंग है जो हमने यहाँ पे बात की, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो कैश फोरकास्टिंग है, कैश फोरकास्टिंग क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट टू फोरकास्ट कैश फ्लोज दैट विल टेक प्लेस एंड देयर टाइमिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोरकास्ट करना कि जो आपके कैश फ्लोज हैं दैट विल टेक प्लेस एंड देयर टाइमिंग इंडिकेट्स व्हेन एक्सपेंडिचर एंड इनकम विल टेक प्लेस। कि 2 जो आपके मेजर पॉइंट हैं, ठीक है, एक तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टू फोरकास्ट कैश फ्लो, ठीक है, दैट विल टेक प्लेस एट देयर टाइमिंग, एंड सेकंड बात ये इंडिकेशन करती है, इंडिकेट्स व्हेन एक्सपेंडिचर एंड इनकम विल टेक प्लेस। ये हम कैश फोरकास्टिंग के जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके हम जिनको कंसिडर करते हैं। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, ये अभी हम बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। कास्ट बेनिफिट, कैश फोरकास्टिंग, कास्ट बेनिफिट जो टेक्निक्स हैं, ये इकोनॉमिक असेसमेंट के जितने पैरामीटर्स हैं आगे हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो कैश फोरकास्टिंग आपको समझ आ गई। इसके बाद आपके पास कास्ट बेनिफिट एनालिसिस आ गया। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन वे ऑफ इकोनॉमिक असेसमेंट। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कास्ट बेनिफिट जो आपका एनालिसिस होता है, देयर आर 2 स्टेप्स, ठीक है, टू परफॉर्म कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। अब वो जो आपके मोस्ट कॉमन वेज जो आपके असेसमेंट है, जो 2 स्टेप्स हैं, वो फर्स्ट क्या है कि आइडेंटिफाई ऑल कास्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम, आइडेंटिफाई all cost and benefit of development and operations of system, new sales system, increasing sale, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन सिस्टम, यानी जितनी भी कास्टिंग है और जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं एक सिस्टम को डेवलप करने के और ऑपरेट करने के, न्यू सेल सिस्टम, इंक्रीजिंग सेल। देखिए आपके पास अगर एक सिस्टम था, वो फॉर एग्जांपल आपकी गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, आप उसको रन कर रहे थे सारा कुछ, अगर आप उसके लिए आप एक नया सेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपने ये देखते हैं कि अगर पहले मेरी सेल डेली फॉर एग्जांपल 1 लाख की हो रही है, मैं एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस पर 2 मिलियन, 3 मिलियन या 5 मिलियन कॉस्टिंग लगा रहा हूँ, तो क्या मेरी वो 1 लाख से इंक्रीज होकर 2 लाख पे जाती है, 150 पे जाती है, कितनी जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 मिलियन अपना नया सिस्टम डेवलप करने पे लगा देता हूं और पता चलता है मेरी सेल तो जो है वो 1 लाख से 110 पे चलेगी, तो आई थिंक दिस इज नो बेनिफिट ऑफ दैट न्यू सिस्टम। तो आपने ये मार्जिन रेशियो भी देखना है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इन्वेस्टमेंट कितने आपको रिटर्न बैक दे रही है, एक्सप्रेसिंग कास्ट एंड बेनिफिट्स इन कॉमन यूनिट्स। के अगर तो आपके पास जो हम बात कर रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन सिस्टम, न्यू सेल सिस्टम, इंक्रीजिंग सेल्स, अगर तो नया सिस्टम सेल इंक्रीज कर रहा है लेकिन किस परसेंटाइल से कर रहा है, पहले आपका सिस्टम बना हुआ था
ठीक है, आप डेली सेल कर रहे थे 1 लाख की, ठीक है जी। अब आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया, उसको ऑटोमेट किया, सारा कुछ किया, 5 मिलियन कैश भी आपने उसके ऊपर लगा जो है खर्च कर दी। अब 5 मिलियन कैश स्पेंड करने के बाद, ठीक है, आप जब उसकी इवोल्यूशन करते हैं तो पता चलता है कि कैश फ्लो तो आपका 1 लाख से डेली 1,10,000 में चला गया। तो आई थिंक 10,000 जो है वो आपको बीइंग अ बिजनेसमैन अप्रोच 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो आपने ये देखना है कि अगर तो आपकी वो कि जो आपकी कैश की इन्वेस्टमेंट अगर वो डबल हो जाती है तो फिर भी आप कैलकुलेट करेंगे कि अब मेरी सेल 1 लाख की हुई है तो अब मुझे पर एनम 12 लाख जो है वो है, और ये तकरीबन 4 इयर्स में मेरी ये जो मेरा सिस्टम है ये मेरी प्रिंसिपल जो टोटल सेल बनाएगा। आप सेल्स में कितना प्रॉफिट है आपका 20% है, 30% है, 40% है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर 1 लाख की सेल करते हैं और उसमें आपके पास आपको गारमेंट्स के बिजनेस में अगर हम कहते हैं कि 40% मार्जिन है तो आपको 40,000 आपको सेविंग आ रही है। तो पर एनम 4,80,000, तो आप उसकी कैलकुलेट करते हैं कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख यानी 4,80,000 5 लाख पर एनम। तो ये तो आपको जो आपने 5 मिलियन उस पर इन्वेस्ट किया है आफ्टर 10 ईयर्स में आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो आप बीइंग अ बिजनेसमैन आप ये चीज़ देखेंगे कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है। आप 5 मिलियन आज की रेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो आपकी एक्चुअल कास्टिंग है वो आपको जो आपकी सेल इंक्रीज हुई है वो आपकी आफ्टर 10 ईयर्स बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आए हैं जो आपने सिस्टम पे डेवलप किया था। अब जो आपकी इंक्रीमेंट्स हो रही हैं वो आप टूवर्ड्स प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है वो तो यानी वो आप जब उसकी तरफ जाते हैं सिस्टम डेवलप करने के लिए या सिस्टम को ऑटोमेट करवाने के लिए, तो उसका तो पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि वाई, ठीक है, वाई डू दिस, ठीक है, वो क्यों ये करे, अगर करे तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो अब आप देखिए कि इवन आप भी ये बात सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि अगर आपकी 1 लाख की डेली की सेल्स थी, आप एक सिस्टम बना रहे हैं, 5 मिलियन की कास्टिंग आपकी आ रही है, सेल्स आपकी डबल हो जाती है, ठीक है, सेल्स तो डबल हो गई लेकिन प्रॉफिट रेशियो तो आपका 40% है, ठीक है। अब 40% में आपने पर एनएम 485 लाख, तो 50 लाख जो 5 मिलियन है वो तो आपकी 10 ईयर्स के बाद आपको मिलेंगे, या किस 5 क्या अगर फर्स्ट मंथ आप देखते हैं नहीं 2 हो गई, फिर 250 हो गई, तो अगर आप उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फाइंड करें तो फिर भी 5 ईयर्स तो आपको लग जाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखनी होती हैं कि आपको वो इकोनॉमिकल भी है कि नहीं। इसीलिए हमने जो प्रोजेक्ट की अपनी एवेल्युएशन रखी है उसमें 3 स्टेप्स रखे हैं। पहला स्टेप हमने ये रखा है कि आपकी स्ट्रेटेजिक, सेकंड आपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थर्ड हमने इकोनॉमिकल बेनिफिट इसलिए रखा है कि जो बिजनेसमैन है वो उसकी ना टेक्निकलिटीज देखता है ना स्ट्रेटेजिक देखता है, वो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू देखता है कि उसको उसका इकोनॉमिकल वैल्यू या इकोनॉमिकली उसको उसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो जो कास्ट बेनिफिट आपका एनालिसिस है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो इस चीज़ के ऊपर आपको आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई ऑल कास्ट आर बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे कैरी ऑन करते हैं इसी चीज़ को कि जो आपके पास कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो किस तरह। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में जो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट आ जाती हैं। डेवलपमेंट कास्ट के अंदर आपकी सैलरीज आ जाती हैं, ठीक है। सैलरीज के बाद एम्प्लॉयमेंट कास्ट इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, ठीक है, कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट कास्ट आएगी जो आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो कास्टिंग। सेटअप कास्ट, अगर आपने एक नया सिस्टम लगाना है तो कितने सिस्टम नहीं चाहिए होंगे आपको इक्विपमेंट कितना चाहिए। फाइल कन्वर्जन, ठीक है, जो फाइल से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आपकी रिक्रूटमेंट किस तरह होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग किस तरह होगी, ये आपकी एक तो आपकी अब टाइप ऑफ कास्ट 3 तरह की कास्ट होगी। एक तो डेवलपमेंट कास्ट होगी, एक आपकी सेटअप की कास्ट हो गई, एक आपकी ऑपरेशनल कास्ट हो गई। तो अब आपके पास जो डेवलपमेंट कास्ट है
इसके अंदर जो सैलरीज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेटअप कास्ट के अंदर आपके पास जो आपने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उसके लिए कौन कौन से आपको लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कौन कौन से सिस्टम चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, फाइल कन्वर्जन और किस तरह करनी है, आपकी रिक्रूटमेंट किस तरीके से करेंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी सेटअप कास्ट में आ जाती हैं। ऊपर आपकी डेवलपमेंट कास्ट, फिर आपके पास आपकी सेटअप कास्ट आ गई, और लास्ट में आपके पास आपकी ऑपरेशनल कास्ट। ऑपरेशनल कास्ट में कास्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वंस इट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया, उसकी कास्ट इजी टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। तो अब ये आपके कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमने 3 कास्टिंग को देखना है, डेवलपमेंट कास्ट को देखना है, सेटअप कास्ट को मेजर करना है, और अपनी ऑपरेशनल कास्ट को देखना है। इन तीनों कास्ट को भी हम देखते हैं आगे। अब कास्टिंग, अभी हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। पहले हमने टाइप्स ऑफ कास्ट बताई, अब हम टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स बताते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट्स जो क्या क्या है कि डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ न्यू सिस्टम, ठीक है, रिडक्शन इन सैलरी बिल्स। देखिए आपके पास जब आप एक सिस्टम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने गारमेंट्स के लिए एक सिस्टम हम बात कर रहे थे, उसमें पहले सारा आपकी, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, चलें। बैंकिंग सिस्टम में अगर आपको याद हो तो आज से 8-10 साल पहले जब भी कोई बंदा बैंक में जाता था, ठीक है, अपने पैसे जमा करवाने, तो वो उसका एक होता था रजिस्टर, वो जमा करके आपका अकाउंटेंट लिखता था, साइन करता था, ठीक है। जब वो पैसे लेने जाता था तो वो उसके उस रजिस्टर पे साइन करवाता था, फिंगरप्रिंट लगवाता था, फिर वो कॉपी से माइनस करता था, ठीक है। और जिस अकाउंट में उसका, जिस बैंक में, जिस ब्रांच में उसका अकाउंट होता था, पैसे भी सिर्फ उसको उसी ब्रांच से मिलते थे। नाउ-अ-डेज ऐसा नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आ गई। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर वो अपनी किसी भी उस बैंक की किसी भी ब्रांच में से अपना चेक जो है वो प्रेजेंट करके कैश करवा सकता है, ठीक है। विद इन सेकेंड उसके सिस्टम के ऊपर ही वो उसका अकाउंट नंबर डालते हैं तो उसके सिग्नेचर आ जाते हैं। पहले वो जो आपका अकाउंटेंट होता था वो उठ के जाता था, ठीक है जी, कौन सा अकाउंट है, कब खुला है जी, उस रैक में जाके वो पर्टिकुलर रजिस्टर निकालता था, उसको निकाल के उसका अकाउंट नंबर देखता था, सिग्नेचर मैच करता था। अगर उसको रजिस्टर आधे घंटे तक नहीं मिल रहा तो वो बेचारा जो क्लाइंट है वो वेट कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे आपके मैनुअल सिस्टम में। तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की तरफ चले गए, आपने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में आ गए, तो आपने अपना जो टाइम है वो एफिशिएंट कर दिया, सिस्टम को बेहतर कर दिया। अब आपके सिग्नेचर स्कैन हो गए, सिस्टम में पड़े हुए हैं, वो अकाउंट नंबर उसका एंटर करता है, फॉर्म पर चला जाता है। लेकिन साथ साथ उसके भी ड्रॉबैक, सिस्टम अक्सर आप जाते हैं सिस्टम डाउन हो गया, तो अब पहले तो वो मैनुअल सिस्टम में देख सकता था, अब उसके पास मैनुअल सिस्टम नहीं रहा, अब उसके पास सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं लेकिन ड्रॉबैक्स कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। दैट्स वाई आप वो सिस्टम, वो चीज़ ऑप्ट करते हैं। हमने क्या कहा है कि आपके पास जितने मॉडल्स हैं, जब आप सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल की बात की थी कि हर एक के डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, तो हमने ये कहा था कि जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे आप उस लाइफ साइकिल मॉडल को चूज़ कर लेंगे, ऑप्ट कर लेंगे। तो अब आपके पास जो टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, कि जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कि आपकी रिसोर्सेज कम हो जाएंगी इन द टर्म ऑफ मैन पावर। लाइक जो आपके अगर पहले एक बैंक में 10 लोग काम कर रहे थे, माइट भी वहाँ पे 2 या 3 लोग काफ़ी हों, ठीक है। तो इन द टर्म्स ऑफ आपने जब सिस्टम को ऑटोमेट कर लिया, उसको कंप्यूटराइज कर लिया, तो जो आपकी कास्टिंग है वो आपकी डिक्रीज हो गई। जब कास्टिंग आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उसका आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपको यही मिलता है कि इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, ठीक है, मेन पावर। अब पहले आप एक आदमी को 50,000 रुपया पे दे रहे थे, एक मंथ के बाद 10 लोग थे 5 लाख रुपया। अगर आप उसकी जगह 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो वो आपकी 2 लाख पे आ गई। तो अब ये देखेंगे 5 लाख से 2 लाख के ऊपर आ गई। तो ये आपका जो है, अब ये आपके डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, जो डायरेक्ट फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ न्यू सिस्टम, रिडक्शन इन सैलरी बिल्स। एक्सेसिबल इनडायरेक्ट, अब सेकेंडरी बेनिफिट्स क्या हैं? एग्जांपल, इंक्रीज ऑफ एक्यूरेसी थ्रू यूज ऑफ
यूजर फ्रेंड स्क्रीन एक्यूरेसी। अब पहले आप अगर वो करते थे, अगर आपकी रजिस्टर में एंट्री गलत होगी, कुछ हो गया, तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम की। एस्टिमेट रिडक्शन ऑफ एरर्स एंड हेंस कास्ट ऑफ प्रपोज सिस्टम। इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स क्या हैं, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। एनहांस जॉब इंटरेस्ट कैन लीड टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर एंड हेंस लोअर रिक्रूटमेंट। जो सिस्टम आपका ऑप्टिमाइज होता जाएगा, आपके स्टाफ की ज़रूरत भी कम होती जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ जो आपके स्टाफ है वो कम हो जाएगा। डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। तो ये हम टाइप ऑफ बेनिफिट्स क्या थे ये हमने वो डिस्कस किए। अब आपके पास जो कास्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं वो हम देखते हैं कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में विद रिस्पेक्ट टू व्हेन टू टाइम, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू व्हेन टू टाइम। नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल कास्ट एंड टोटल इनकम ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, एक ठेकेदार है, उसने एक घर बनाया, उसने प्लॉट परचेज किया 50 लाख का, 50 लाख की कंस्ट्रक्शन कर दी, 10 मिलियन उसकी कास्टिंग आई, अब वो 130 का बेचता है तो उसका प्रॉफिट रेशो क्या है 30। लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद 30 ना हो, जो पैसा आपका डिवैल्यू हुआ है आपने वो भी तो कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कि टेक्निकल डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। तो लेकिन अगर हम जनरलाइज सा देखें, ठीक है, जनरल टर्म्स में देखें तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कास्ट एंड टोटल इनकम ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। जो उसका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें जो उसकी टोटल कास्ट थी और जो टोटल इनकम हुई, ठीक है, उस पूरी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट में वो उसका नेट प्रॉफिट है। टेक्स नो अकाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो व्हेन वी विल गेट द प्रॉफिट। टेक्स नो अकाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो व्हेन वी विल गेट द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आपके पास जो कास्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स में पे बैक पीरियड आता है। पे बैक पीरियड क्या है कि टाइम टेकन टू ब्रेक इवन और पे बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब पे बैक पीरियड में जो फर्स्ट स्टेप हम बात कर रहे हैं कि टाइम टेकन टू ब्रेक इवन और पे बैक इनिशियली, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, टाइम टेकन टू ब्रेक इवन और पे बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी है। मोस्टली प्रोजेक्ट विद द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड चूजन, जो मोस्टली प्रोजेक्ट होते हैं वो शॉर्ट टाइम के होते हैं, इजी टू कैलकुलेट, नॉट सेंसिटिव टू स्मॉल फोरकास्टिंग एरर्स, इट इग्नोर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमारे पास पे बैक पीरियड है, ठीक है। ये उसके पॉइंट्स हैं कि हम कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स ही देख रहे हैं। ये अगर आप वापस चले जाएं इस स्लाइड पे तो हम इनको बेटा तमाम को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, पहले हमने कैश फोरकास्टिंग देखी, फिर हमने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा, फिर अभी हम नेट प्रॉफिट पे आए, अभी हम पे बैक पीरियड के ऊपर आ गए हैं। ये अभी हमने इस टाइम पे हमने क्या देखा, पे बैक पीरियड को देखा कि इजी टू कैलकुलेट, नॉट सेंसिटिव, इट इग्नोर overall profitability of the project। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी टू टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कि आपके पास जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर जो आपका रिटर्न रेट आया है वो रिटर्न रेट कितना है, वो आपको कितना रिटर्न रेट मिला है वो कितना है। तो इसके लिए आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये जो हर साल, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आपका जो एनुअल, हम ये बात करते हैं कि आपके पास एक 50 लाख का प्रोजेक्ट था, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आपके पास एक 50 लाख का प्रोजेक्ट था और एनुअल आपका जो प्रॉफिट था वो उसके ऊपर, ठीक है, जो है, और वो प्रोजेक्ट 3 साल का था, ठीक है।
एनुअल प्रोजेक्ट, या बल्कि हम ये करते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो 38 लाख का था, ठीक है, और उसके ऊपर एनुअल जो आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो आपको हम कहते हैं कि हुआ है 12 लाख। तो मैं अगर एनुअल प्रॉफिट को देखता हूँ, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 38 लाख, तो जो मुझे मिला है रेट ऑफ जो आपको इस पे रिटर्न रेट मिला है वो 31.57, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपना ROI फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है इसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल पे बैक पीरियड की, कि इट इज़ डिफाइंड। अब ये मैं आपको ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ कि आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये अकाउंटिंग कहाँ से आ गई, लेकिन प्रोजेक्ट की एवल्यूशन करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको हर चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ता है, तभी वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है, वरना फिर वो या तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, या वो अकाउंटेंट होता है, या वो सिस्टम एनालिस्ट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए सारी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। तो पे बैक पीरियड, it is defined as the expected number of years required to cover the original investment। जिस तरह मैंने अभी पिछली 2 स्लाइड्स में आपको गारमेंट्स की एग्जांपल दी थी कि वो अगर सिस्टम ऑटोमेट करता है और 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका रिटर्न रेट उसको क्या मिल रहा है। तो it is defined as the expected number of years required to cover the original investment। इसमें एग्जांपल क्या है कि जो आपका इसमें जो आपका फार्मूला है, yearly before full recovery, जो आपकी फुल रिकवरी है, प्लस अनकवर्ड कास्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कि जो आपकी अनकवर्ड कास्ट है आपकी स्टार्ट ऑफ ईयर, डिवाइड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अब आप कैश फ्लो देख रहे हैं 500, ये आपका 0 ईयर है, 150 ये 1 है, 150 ये 2 है, थर्ड 150, फोर्थ 1, 8 ईयर्स में आप जा रहे हैं, इज इक्वल टू 3 + 50 डिवाइड बाय 150। तो टोटल जो आपकी आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, पे बैक पीरियड 3.3 ईयर्स आपने फाइंड किया है अपना पे बैक पीरियड। प्रॉब्लम विद पे बैक पीरियड, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं विद द पे बैक पीरियड। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक्चुअली ये बड़ा ही आपका बड़ा पॉइंट है। आज आप ये माउस परचेज करते हैं फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का, डॉलर रेट अगर 100 है तो ये माउस की कीमत है $5, यानी ये आपने बाय किया $5 के अंदर। अब अगर ये माउस आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर $110 पे चला जाता है, यूएसए में तो ये माउस अगर $5 का ही है, लेकिन आपको तो यहाँ ये माउस 550 का मिलेगा ना, आपका जो पैसा है वो डिवैल्यू हो गया है। हालांकि यूएसए में इसकी प्राइस $5 है, या माइट भी इन्होंने इसको $4 पे कर दिया, लेकिन डॉलर इधर 130 पे चला गया, तो बजाय ये कम होने के ये इंक्रीज कर गया। तो इसीलिए जब it ignores the time value of money, the time value of money is based on the premise that an investor prefers to receive a payment of a fixed amount of money today। बात यह है कि मैं अगर उसको ये कहता हूं कि मैंने आपसे एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना है और उसकी कास्टिंग अगर मुझे वो देता है 3 मिलियन, और मैं उसको ये कहता हूं कि मैं आपको ये 3 मिलियन 2 इयर्स बाद दूंगा, तो उसको अगर आज 3 मिलियन मिलता है तो वो उसको 2 इयर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करके कितना अर्न करेगा, और अगर मैं उसको 3 साल के बाद 3 के बजाय 3.2 या 3.4 मिलियन में देता हूं तो वो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन द premise that an investor prefers to receive a payment
of a fixed amount of money today rather than an equal amount in the future, all else being equal. In particular, if one received the payment today, one can then earn interest on the money until that specified future date. जो बात मैंने आपको बताई है वही ये चीज इसमें लिखी हुई है. What is the interest rate? अब ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैं आपको इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट माइट भी आप लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, CS में आ गया तो चीज़ें भूल गए हो. तो इंटरेस्ट रेट क्या है? द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज paid as a fee, the interest over a certain period of time is called the interest rate. आपने एक कार परचेज की 5 लाख उसकी वैल्यू थी, ठीक है, आपने 1 लाख पे किया और 2 इयर्स का प्लान ले लिया. अब आफ्टर 2 इयर्स बाद अगर आप कैलकुलेट करें तो अगर आपको पड़ी है 625 की, तो आपने जो एक्स्ट्रा फी पे की, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, वो आपका जो 1,25,000 है वो आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि गाड़ी आपकी 5 लाख रुपए की थी. ठीक है, आपने 2 इयर्स उसकी लीजिंग या फाइनेंसिंग की. ठीक है, और आपने जब उसका इंस्टॉलमेंट प्लान लिया तो उसमें बैंक ने उस पर अपना इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया. अब वो जो इंटरेस्ट इंक्लूड किया जब आपने उसको कैलकुलेट किया तो आफ्टर 2 इयर्स बाद नेट आपकी जो कास्टिंग अगर 5 लाख की थी तो माइट भी आपको वो कार 6,25,000 में कास्ट करे, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट है. एंड इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ए borrower pays for the use of money he does not own and the return a lender receives for deferring the use of fund by lending it to the borrower. ठीक है, ये फिर एक important पॉइंट है, मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए. An interest rate is the price of a borrower pays for the use of money he does not own, and the return a lender receive for deferring the use of fund by lending it to the borrower. तो ये आपका इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? ये आपको बात समझ आ गई. अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इससे पहले आप देखें तो हमने पे बैक पीरियड की बात की थी खाली. अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है? It is defined as the number of years required to recover the investment from discounted cash flows. अब ये discounted cash flow जिसको DCF कहते हैं हम, ये आपके पास जो आपका DCF होता है इसको हम discounted cash flow कहते हैं. अब आप ये देखें कि 500, 250, 250 and 250, 0, 1, 2, 3. If interest rate 14% is, ये 14 का मतलब क्या होगा? इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे. आप किसी चीज़ को परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं. तो जब आप इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.14. तो ये आपके पास जो इंटरेस्ट रेट फाइंड हुआ है ये आपके पास 0.14 हो गया. तो 14% जो है ये 0.14 हो गया. डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज टेकन आउट बाय, ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है इज इक्वल टू CF1, ठीक है, कैश फ्लो 1 डिवाइड बाय, ये उसका अब मैथमेटिकल फार्मूला है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. ठीक है, CF1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस R इंटू 1, CF2 1 प्लस R इंटू स्केयर प्लस डॉट डॉट. ठीक है, CFN नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, CF क्या है? ये आपका कैश फ्लो है. और R क्या है? ये आपका डिस्काउंट रेट है. ठीक है, जो आपको डिस्काउंट रेट मिला है. अब आप देखें ये आपके ईयर्स आ गए 0, 1, 2, 3. ये आपके फ्लोज आ गए 500, 250, 250, 250. ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपने इस फार्मूले में पुट किया और ये आपने इसका अपना फ्लोस फाइंड कर लिया 500, 219, 192 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप अपना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फाइंड कर सकते हैं. डिस्काउंटेड पे बैक को ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक फाइंड किया. अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. 500, 219, 119, 0, 1, 2, 3 बिफोर फुल रिकवरी. क्या अब ये देखें आपका ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? Before full recovery plus uncovered cost at the start of the year divide by cash flow
ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे जो आपने ये देखें 168.72 फाइंड किया था, ये 168.72 आ गया, ठीक है। इसको आपने जो आपने यहाँ फाइंड किया है +2 + 88.35, तो आपके पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या आ गया है 2.52 ईयर्स। ये आपके पास डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो आपने फाइंड किया है। ये आपके पास एक एग्जांपल थी, ये डाटा गिवन था, ये आपने DCF फाइंड किया, CF फाइंड किया, R फाइंड किया। ये आपके पास मेन फार्मूला है कि फुल रिकवरी प्लस अनकवर्ड कास्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देन डिवाइड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 2 + 88.35 जो पीछे से डाटा लिया डिवाइड बाय 168 कहाँ से आपके पास आया, ये थर्ड ईयर का आया था आपके पास, ठीक है 168.72, ठीक है। इसको आपने इस पर डिवाइड किया तो आपके पास डिस्काउंटेड पे बैक आपका आंसर क्या आ गया 2.52 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट? प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट इनकम इज, इसका फार्मूला क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + डिस्काउंट रेट A बार, वेयर द एक्सपोनेंट A is the number of years in the future that the future value will be received। मैं repeat करता हूँ, where the exponent A is the number of years in the future that the future value will be received। The discount rate is the same as the interest rate। ये आपके पास present value है। अब हम एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जिसको हम NPV भी कहते हैं, अक्सर बुक्स में लिखा होता है, ठीक है NPV, तो NPV क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नेट कैश फ्लो माइनस, जो आपके पास टोटल नेट कैश फ्लो है, माइनस प्रोजेक्ट इनिशियल कैश फ्लो। फार्मूला क्या है इसका? NPV is equal to CF1 डिवाइड बाय 1 + I एक्सपोनेंट 1 .. CF1 डिवाइड बाय 1 + I एक्सपोनेंट N। ये आपके ईयर्स आ गए 0, 1, 2, 3। ये आपके फ्लोज आ गए 502। ये आपके पास जो हमने बैक स्लाइड पे DCF फाइंड किया था, ये आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपने ये फाइंड कर लिया। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब PV का आपने इन तमाम को सम अप किया 219.92192168, तो 580.37 आ गया। NPV इज इक्वल टू सम ऑफ PV माइनस इनिशियल कैश आउटले, तो टोटल आपके पास क्या आ गया 80.3। तो ये आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आप इस तरीके से आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Continue, if NPV positive the investment should be made। अगर आपका NPV पॉजिटिव आए कि ये अगर आपका NPV पॉजिटिव आ रहा है तो द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड अनलेस एंड इवन बेटर इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट, अदरवाइज इट शुड नॉट। ये बड़ा ही ये NPV का जो आप समझें कि जो प्रेसी है, जो समरी है, जो रूल है, जो थम ऑफ रूल है, वो क्या है कि इफ NPV positive the investment should be made unless an even better investment exists, otherwise it should not। नेक्स्ट आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया कि व्हाट इज IRR इसे कहते हैं हम। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपली द रेट ऑफ रिटर्न that the firm earns on its capital by budgeting projects। IRR is calculated at that percentage discount rate that would produce 0 NPV। As such, IRR can be used to rank several prospective projects a firm is considering, assuming all other factors are equal among the various projects. The project with the highest IRR would probably be considered the best and undertaking first। और सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सेल एंड लोटस, हम इसमें इसको एक्सेल लोटस में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर होता था लोटस 1, 2, 3, 96, 97 में,
ये आपका आया था, लेकिन उसके बाद इसको एक्सेल के साथ जो रिप्लेस कर दिया गया और नोवाडेज हम ये चीज़ें एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास कुछ प्लस पॉइंट जो उसकी कंटिन्यूशन है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग अ सीरीज ऑफ गेसेस। आप जो प्लॉट करते हैं वो सीरीज ऑफ गेसेस के ऊपर करते हैं। ए डिस्काउंट रेट ऑफ 8% जनरेट्स एनपीवी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू 7898। ये हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? ये हम नेट एनपीवी इन फार्मूला से हम जनरेट कर सकते हैं, उसमें डाटा इनपुट करके, तो यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो एक डिस्काउंट रेट जो आपके पास आ रहा है ऑफ 8% जनरेट्स एनपीवी ऑफ पॉजिटिव वैल्यू 7898। ए डिस्काउंट रेट ऑफ 12% जनरेट एनपीवी ऑफ नेगेटिव वैल्यू 582। हमने यहाँ क्या रूल पढ़ा था? If NPV positive, the investment should be made unless an even better investment exists, otherwise it should not. तो ये रूल अपने माइंड में रखते हुए आपने यहाँ पे इसको डिप्लॉय करना है। ए डिस्काउंट रेट ऑफ 12% जनरेट्स NPV ऑफ नेगेटिव वैल्यू 5829. Plotting graph between two the IRR comes to be 10.25। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो दो IRR है वो आपके पास 10.25% आता है। विद एक्सेल इट कम्स आउट टू बी 10.167%। एग्जैक्टली अगर फाइंड करें तो आपको ये चीज़ मिलती है। अब लास्ट में जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इवोल्यूशन को हम लेके चल रहे थे, एनपीवी, अब जो कुछ थम ऑफ रूल्स हमने फाइंड किए इसमें से, NPV gives value in currency whereas IRR gives percentage। देखें ये फर्स्ट थम ऑफ रूल आपको क्या मिल गया कि जो NPV जो आपको वैल्यू देती है gives value in currency whereas IRR gives percentage, वो आपको परसेंटेज देता है। NPV and IRR not complete answer to project evaluation। यानी NPV और IRR not complete answer to project, यानी पूरे प्रोजेक्ट को evaluate करने के लिए ये complete नहीं है। must also take into account the problems of funding the cash flow। will we example be able to repay the interest on any borrowed money and pay development staff salaries at the appropriate time। ठीक है कि we will be able to repay the interest on any borrowed money and pay development staff salaries at the appropriate time। Disadvantages क्या है इसके? does not indicate absolute size of return। ये फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि does not indicate absolute size of return if it is possible to find more than one rate that will produce a zero NPV, but in this case take lowest value and ignore others। ये एक और थम ऑफ रूल आ गया कि it is possible to find more than one rate that will produce a zero NPV, but in this case take lowest value and ignore others। नेक्स्ट आपके पास जो है इंटरनल रेट ऑफ, जो आपका रिटर्न है इसको किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। लास्ट जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको मैंने पहले डिस्कस किया है, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपली द रेट ऑफ रिटर्न परसेंट that the firm earns on its capital budgeting projects। Example, if NPV 85,209 at say 50% interest, at the say 15% interest, increase interest rate and we would get negative interest rate। ठीक है, अगर हम interest rate को increase करते हैं
तो वी वुड गेट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसका इंटरेस्ट रेट तो ये 29% पे आता है। ये आपके आ रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स 0 1 2 3 4 5। ये आपका कैश फ्लोज आ रहा है, ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। ठीक है, ये हमने जो लास्ट स्लाइड्स में डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज देखे हैं, जब आप उनके ऊपर इसको डिप्लॉय करेंगे तो 1/1.29 ये करके ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह आपने हर यहाँ से फ्लो लिया, इसको किया, तो ये आपके पास जो इन तमाम की जो डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो आपको मिलती आ रही हैं। लास्ट में जो आपके पास नेट प्रेजेंट जो आपके पास एनपीवी था, जो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू थी, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जो आपके पास टोटल सम आता है इन तमाम का माइनस इनिशियल आउटलेज, जो आपका इनिशियल आउटलेज है, तो टोटल ये आप इन अगर तमाम को सम करें तो 248,100 माइनस 250, तो ये आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस 1900। हमने रूल तो यही पढ़ा था कि जब माइनस आता है तो आप उसको उस इन्वेस्टमेंट को ना करें। तो यहाँ पे आपके पास एनपीवी की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू माइनस 1900 वैल्यू आ रही है। अब आप इसको इसमें फाइंड करें तो IAR is equal to A plus NPVA divided by NPVA minus NPVB into V minus A. A is equal to positive rate of return, NVPA positive NPV value, IAR is equal to जो हमने बैक स्लाइड में फाइंड किया हुआ है 0.15 प्लस 85,209। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इसमें फिट किया और जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आपके पास 0.15, ये आपके पास 11,929.26 डिवाइड बाय 87,109, इनको हमने प्लस किया तो ये आपके पास 0.2869 आर 28.69 आर। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये आपके पास 29। तो आपका जो IRR इंटरनल रिटर्न रेट है, ठीक है, वो आपके पास क्या आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो आपके पास आ रहा है 29%। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को एवेलुएट कैसे करते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम टेक्निक्स को देखा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग की क्वालिटी एश्योरेंस पर जाएंगे। पहले हमने प्रोजेक्ट प्लान को देखा कि वो क्या होता है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स से उन तमाम को डिटेल में पढ़ा, फिर लास्ट में हमने उन तमाम का कंपैरिजन किया। ठीक है, और उसकी 3-4 डिफरेंट केस स्टडीज़ को देखा। उसको करने के बाद हमने प्रोजेक्ट को इवेलुएट कैसे करते हैं वो पढ़ा। अब हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस प्लान देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस प्लान किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।